वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है सवेय तथा कवित्व। और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले 2 सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले सेशन में हमने सवैया को विस्तार से पढ़ा, कवि देव के बारे में जीवन परिचय हासिल की, उनके जीवन परिचय की जानकारी हासिल कर ली थी। और दूसरे सेशन में हम कवित्व पढ़ा। कवित्व में आपको इस काव्यखंड में 2 कवित्व दिए गए, उसमें से जो पहला कवित्व है वह सेशन नंबर 2 में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब कवित्व दूसरा जो है वह सेशन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ अलग अलग काव्यांश के क्या विशेषताएं कि पहले यहाँ पर कवि देव इन्होंने सवैया में जहाँ श्री कृष्ण के राजसी, सामंती, लौकिक रूप का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर कवित्व दूसरे जो पहला हमने जो पढ़ा था उसमें प्रकृति का, सौंदर्य का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु में किस प्रकार से वसंत ऋतु का आगमन होता है और एक अलग अंदाज में, एक अलग रूप में उन्होंने वसंत ऋतु का एक कामदेव के बालक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। कवित्व दूसरे में भी लेखक ने प्रकृति का वर्णन किया है। अब हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवित्व जो दूसरा है उसको हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। फटिक सिलानी सो सुधरयो सुधा मंदिर, उधदी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाटी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस प्रकार से हमने कवित्व जो दूसरा है उसको हमने सस्वर वाचन कर लिया है। अब देखिए पहले कवित्व में भी लेखक ने प्रकृति का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु को एक अलग रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब इस कविता में भी कवि ने प्रकृति का ही वर्णन किया है, लेकिन इसमें शरतकालीन रात्रि में जो पूर्णिमा का जो रूप होता है, उस चंद्र का, चांदनियों का, वो रात में इतनी शोभनीय दिखते हैं कि उसका वर्णन हमारे सामने कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। अब कवि क्या करे कि जो शरद ऋतु होती है उसमें जो पूर्णिमा का वर्णन किया है वो कैसा होता है। पूर्णिमा बहुत ही शुभ्र होता है ना, उस दिन पूरा चांद दिखाई देता है और उसमें उसका जो प्रतिबिंब है वह राधा के साथ वहां पर रूपक अलंकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करे, उसको हम पढ़ेंगे। कवि कह रहे कि फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर। अब फटिक का अर्थ क्या होता है कि स्फटिक एक स्टोन होता है ना, क्रिस्टल, आपने सुना होगा कि वो कैसा होता है। देखो उसको परिवर्तित होता है, वो मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी कहते हैं हम उसे। जब उसको देखते हैं तो उसके मतलब आर पार हमें सब कुछ दिखाई देता है और वो चमकता है, उसके एक अलग ही चमक होती है। तो ऐसे स्फटिक जो पत्थर होता है, जो स्टोन होता है, उसके द्वारा सो सुधारयो सुधा मंदिर, सुधारयो सुधा मंदिर। सुधा अर्थात क्या होता है? अमृत, अमृत रूपी मंदिर सुधारयो। सुधारयो का अर्थ क्या होता है? संवारा गया है। अर्थात क्या, कहाँ का वर्णन है यहाँ? यह आकाश का। अब शरद ऋतु में जो शरद कालीन रात्रिमा में जो पूर्णिमा आता है तो उस समय आकाश का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो क्रिस्टल होता है वह ट्रांसपेरेंट होता है और उसका सारा प्रकाश अपने ओर फैलता है, उसी प्रकार से सुधा रूपी मंदिर में अर्थात अमृत रूपी मंदिर में अर्थात आकाश में सारा यह स्फटिक फैला हुआ है, अर्थात उसका जो प्रतिबिंब है वह सारी और फैल रहा है। आगे कवि कहते हैं कि उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। उददी का अर्थ क्या होता है? समुन्दर या सागर। दधी का अर्थ होता है दही। को सो अधिकाई मतलब बहुत ही अधिक, ज्यादा से ज्यादा। उमगे,
उमड़ना। अमंद, अमंद मतलब मंद, मंद का अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ पर मंद में यह उपसर्ग लगाया हुआ है। मंद का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे या कम। तो यहाँ पर हमें अमंद का अर्थ क्या होता है कि कम नहीं होता। अब देखो उस जो मंदिर बनाया गया है आकाश में जो अमृत रूपी जो मंदिर बनाया गया है वह स्फटिक रूपी जो पत्थर होता है, स्फटिक का जो ट्रांसपेरेंट होता है उससे बनाया गया है। तो वो जो आकाश है वो इतना सुंदर दिख रहा है, इतना सुंदर चमक रहा है, इतना उसका कलर सफेद हो गया है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि सागर उमड़ आ रहा है। कौन सा? दही रूपी। दही का रंग कैसा होता है? बहुत ही शुभ्र सफेद होता है ना, श्वेत होता है। तो वह इतना उमड़ कर आ रहा है, इतना उसका बहाव दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से सागर दही रूपी जो सागर आ रहा है वह कम होने का नाम ही नहीं हो रहा है, बल्कि प्रत्युत्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे कहते कवि कि बाहर से भीतर लौ भीति न दिखे देव। अब देखिए यहाँ पर कवि ने हमेशा, इसके पहले भी सवैया और इसमें हमने कविता में पढ़ा था, कवि ने अपना नाम का प्रयोग किया हुआ है देव। तो अब कवि कहते हैं कि कवि देव को यह दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर और भीतर से जो दीवार है, भीति का अर्थ क्या होता है? दीवार। अब उसमें भी देखो, अब जो मंदिर बना हुआ है उसमें दीवारें होती है, लेकिन वह इतनी ट्रांसपेरेंट है, वह इतने सब शुभ्र है, जैसे कि दूध दही से जो सागर फैल रहा है उसके कारण वह बिल्कुल भी दीवार भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। किसको नहीं दिखाई दे रहा है? कवि देव को नहीं दिखाई दे रहा है। आगे भी उसका वर्णन करते हुए कवि कहते कि दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। अब देखो जो आकाश रूपी अमृतमय जो मंदिर बना हुआ है वह क्रिस्टल से, वह स्फटिक का जो पत्थर होता है उससे, जैसे हम उसे संगमरमर का जो पत्थर होता है वो भी कैसा इसी प्रकार से होता है ना। अधिकतर मंदिर जो हम देखते हैं बहुत ही भव्य दिव्य होते हैं, वह संगमरमर के पत्थर से बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो आकाश बना हुआ है ना, जो स्फटिक से, वह उसका आंगन। अब यहाँ पर देखो कवि उसके आंगन का वर्णन कर रहा है। पहले अब कवि ने उस मंदिर का वर्णन किया है कि किस प्रकार से उसके दीवार भी दिखाई नहीं दे रहे वो सफेद झाग के वजह से। तो इस प्रकार कवि कह रहे कि वह जो मंदिर है वह समुद्र का, दही रूपी समुद्र से इतना भरा हुआ है, इतना शुभ्र है कि वह उसका आर पार भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसका दीवार भी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे कवि कह रहे उसके आंगन के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे कि दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। फरस बंद का अर्थ क्या होता है कि फर्श। अब देखो मंदिर का जो आंगन होता है वहां का फर्श कैसा है? दूध को सो फैन फैले, दूध का जो फैन होता है वह सारी जगह पर फैला हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे कवि कहते हैं कि तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती। अब देखिए आकाश में पूर्णिमा की रात में सारी जगह पर टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं ना। तो तारे सी तरुणी, तरुणी का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। तारों का देखो वो आकाश में जब तारे चमकते दिखाई देते तो उसके आजू बाजू में, तारों के ही आजू बाजू में प्रकाश फैला हुआ दिखाई देता है और वह प्रकाश बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि आकाश में तारों का प्रकाश फैला हुआ है और वह झगमग झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से वर्णन किया है कि दही का मंदिर जो है किस प्रकार से स्फटिक का बना हुआ है, फिर दूध दही का सागर, फिर दूध का फैन। यहाँ पर अलग अलग उपमा कवि हमारे सामने प्रस्तुत करे तो ये सारी इसमें उपमा अलंकार का प्रतीक हो रहा है। आगे कह रहे कवि कि मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। अब देखिए जिस प्रकार से आकाश में उसका फर्श भी दूध के फेन से बना हुआ है और सारे आकाश में चंद्रमा जो तारे हैं वह प्रकाशित हो रहे हैं, झिलमिल कर रहे हैं। और मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, मोती की ज्योति। और इस प्रकार से
चंद्रमा इतना फैल चुका है कि ऐसा लग रहा है कि मोती की ज्योति फैल गई है। मल्लिका, मल्लिका एक फूल का नाम है और फूल के उस मकरंद में, मकरंद का अर्थ क्या होता है? पराग, जो छोटे छोटे पराग के कण होते हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। अब देखिए यहाँ पर आरसी, आरसी का अर्थ क्या होता है? आईना। अंबर, अंबर मतलब आकाश। आभा मतलब छाया, प्रकाश, जिसे हम ज्योति भी कह सकते हैं। उजारी, उजाला। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा उजारी लगना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे आकाश में आरसा लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है। अब हम देखते हैं ना कि देखो यहाँ पर आपकी किताब में भी वो छोटा सा चित्र दिया गया है, उसमें जो चंद्रमा देखो पूरा सफेद व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। अब उसके लिए लेखक ने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? दही का सागर, दूध का फेन, फिर मोती की ज्योति, मल्लिका को मकरंद, अर्थात मल्लिका रूपी जो फूल है उसका परागकण मिले हुए है। अब कवि कहते हैं कि उस आकाश में, पूरे आकाश में वह आईना के समान प्रतीत हो रहा है। अब किस आईना, देखो हम आईने में जब देखते हैं तो हमारा पूरा रूप वहां पर हमें दिखाई देता है। तो अब वो आगे कवि क्या कल्पना कर रहे पता है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब ऐसा लग रहा है कि जो वो चंद्रमा जो है ना पूरा, वह किसके समान दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब, प्यारी राधिका के समान। जैसे कि राधा जो है, राधिका उस चंद्रमा में अपना, चंद्रमा रूपी आईने में अपना खुद का प्रतिबिंब देख रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर राधिका का सौंदर्य का वर्णन चंद्रमा के साथ किया गया है, या चंद्रमा का वर्णन राधिका के सौंदर्य के साथ किया गया है। और इस प्रकार ऐसा कवि कह रहे कि उस आकाश रूपी चंद्रमा में राधा जो है अपना खुद का उस आईने में प्रतिबिंब देख रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने शरतकालीन जो रात्रि माह होती है, उस रात में जो पूर्णिमा का आगमन होता है, उस रात्रि का पूरा वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। फटिक सिलानी, स्फटिक नामक चमकदार पत्थर, सुधारय सवारा हुआ। सुधा मंदिर, अमृत रूपी मंदिर अर्थात आकाश का मंदिर। उद्धि, समुद्र, सागर। दधी, दही, अधिकाई, बहुत अधिक। उमगे, उमड़े। अमद, कम न होना। भित्ति, दीवार। फरसबंद, फर्श रूप में बना ऊंचा स्थान। तरुणी, प्रकाश। मल्लिका, सफेद रंग का फूल। मकरंद, पराग। आरसी, आईना, शीशा। आभा, ज्योति। उजारी, उजाला। प्रतिबिंब, परछाई, छाया। अब देखते हैं भावार्थ। भावार्थ लिखने से पहले कभी कभी हमें प्रसंग भी लिखने के लिए कहा जाता है। अब हम प्रसंग में क्या लिखेंगे कि हर देखो सवैया में हम क्या लिखेंगे, कविता में क्या लिखेंगे कि यह जो पंक्तियां है वह कौन से काव्यांश में लिया गया है। पंक्तियों को उपयुक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 इस भाग से लिया गया है। कविता का नाम लिखो, कवि का नाम लिखो और उसके बाद इस काव्यांश के बारे में हमें क्या पता चले। जैसे सवैया के बारे में हमें क्या पता चल रहा था कि उसमें श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर कविता, पहले कविता पढ़ा था, उसमें हमें क्या पता चल रहा था कि उसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु का वर्णन कामदेव के छोटे बालक के रूप में या शिशु के रूप में किया गया है। और इस कविता का अगर हमें प्रसंग लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, या इस काव्यांश में या इस पंक्ति में कवि ने शरतकालीन रात्रिमा का जो पूर्णिमा होती है उसका वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं इस काव्यांश का या इस कविता का भावार्थ। इसमें कवि ने शरतकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया है। इस समय आकाश संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है और उनकी सुंदरता श्वेत दही के समुद्र के समान उमड़ रही है और वह कम नहीं हो रही है।
वह सुंदरता दूध से निकले झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैल रही है, जिसके कारण उसका और छोर दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात उसकी दीवार भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मंदिर के आंगन में दूध की झाग के समान चांदनी आभा का फर्श बना हुआ है। आकाश में चारों ओर तारे छिटके हुए जो झिलमिल झिलमिल कर रहे, वे जगमगाते मोती की ज्योति के समान मल्लिका फूल में पराग भर रहे। आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता चांद प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। भाव यह है कि शरतकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश अपनी सुंदरता एवं कांति से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। अब देखते हैं इस काव्यांश की विशेषता क्या है। जो अगला इस काव्यांश का जो अंतिम की पंक्ति है उसमें देखो, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत क्षण। अब इसमें देखो कवि ने अलंकार का रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, लेकिन उसमें हमें प्रतीत अलंकार भी दिखाई देता है। अब कैसे दिखाई देते हैं इसको हम विस्तार से देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने चंद्रमा को प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान बताया है। और सामान्यतः जब हम साहित्य में इसका वर्णन पढ़ते हैं तो हमेशा क्या होता है कि चंद्रमा का प्रयोग उपमान के रूप में होता है, किंतु यहाँ पर प्यारी राधा के प्रतिबिंब को चंद्रमा का उपमान बनाया गया है, अर्थात यहाँ उपमान उपमेय बन गया है और उपमेय उपमान, यानी उपमा अलंकार का उल्टा यहाँ पर कवि ने प्रस्तुतिकरण किया है और इसीलिए उपमा अलंकार के उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने की वजह से यहाँ पर यह प्रतीत अलंकार विद्यमान है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कवि देव के द्वारा लिखे हुए सवैया और कवित्व को विस्तार से पढ़ लिया है। धन्यवाद।